सभी को मेरा नमस्कार एवं शुभ संध्या। IFPH द्वारा आयोजित हिंदी दैनिक वेबिनार श्रृंखला के 1129वें भाग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वेबिनार की शुरुआत हम लोग एक मौन प्रार्थना से करेंगे। धन्यवाद सभी का। आज के इस महत्वपूर्ण एवं ज्ञानवर्धक वेबिनार में हमारे बीच उपस्थित हैं होम्योपैथी जगत की एक प्रतिष्ठित बहुआयामी एवं प्रेरणादायक व्यक्तित्व डॉक्टर श्वेता सिंह। डॉक्टर श्वेता सिंह MD योग्यताधारी हैं तथा वर्तमान में PhD स्कॉलर के रूप में शोध कार्य में संलग्न हैं। ये एक कुशल क्लिनिशियन, रिसर्चर एवं एजुकेटर हैं जिन्होंने होम्योपैथी के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है। इन्होंने बैक्सन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज दिल्ली NCR से BHMS तथा श्री गुरु नानक देव होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल लुधियाना से MD की उपाधि प्राप्त की है। इसके अतिरिक्त इन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर न्यू दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हेल्थ प्रमोशन भी पूर्ण किया है। डॉक्टर श्वेता सिंह ने सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष भारत सरकार में रिसर्च एसोसिएट के रूप में कार्य किया है। वर्तमान में ये ऑर्बिट क्लिनिक्स जनकपुरी नई दिल्ली में ब्रांच हेड एवं सीनियर कंसल्टेंट के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। इन्हें 10 वर्षों से अधिक का क्लिनिकल अनुभव प्राप्त है तथा ये विशेष रूप से स्त्री रोग, त्वचा रोग, हाइपोथायराइडिज्म एवं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जैसे जटिल मामलों के उपचार में विशेषज्ञता रखती हैं। डॉक्टर श्वेता सिंह वर्ष 2021 से दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष हैं। इसके अतिरिक्त ये KHA होम्योपैथी स्टडी ग्रुप USA की चीफ एडमिनिस्ट्रेटर तथा राष्ट्रीय अटल हेल्थ एसोसिएशन दिल्ली स्टेट की अध्यक्ष भी हैं। ये एकेडमिक एवं संपादकीय क्षेत्र में भी सक्रिय हैं। ये द हैनेमेनियन होम्योपैथिक संदेश की चीफ एडिटर तथा होम्योपैथिक हेरिटेज की एसोसिएट एडिटर है। डॉक्टर सिंह ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक शोध पत्र प्रकाशित किए हैं तथा विभिन्न मंचों पर व्याख्यान प्रस्तुत किए हैं। इनके उत्कृष्ट योगदान के लिए इन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, जिनमें लीजेंडरी होम्योपैथ अवार्ड एवं KHA हैनेमन अवार्ड विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। डॉक्टर श्वेता सिंह का व्यक्तित्व शोध, शिक्षण, क्लिनिकल अनुभव एवं सामाजिक सेवा का अद्भुत संगम है, जो उन्हें एक उत्कृष्ट चिकित्सक एवं प्रेरणादायक व्यक्ति बनाता है। आज के इस वेबिनार में हम सभी उनके अनुभव, गहन ज्ञान एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। हम सभी की ओर से डॉक्टर श्वेता सिंह का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं पूरे IFPH टीम की तरफ से डॉक्टर श्वेता सिंह का इस मंच पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैडम, प्लीज अपना व्याख्यान शुरू करें। Thank you, Dr. Shruti, for this beautiful introduction. And I would like to thank Dr. Sahani sir and the whole team of IFPH for inviting me to share some knowledge about psoriasis on this platform. Thank you so much. मैं अपनी स्लाइड शेयर कर देती हूँ। विजिबल है? यस मैम, यस मैम। तो आज हम बात करेंगे सोरियासिस में इंडिविजुअलाइजेशन, व्यक्तिकरण की, और होम्योपैथिक दृष्टिकोण से। बिकॉज होम्योपैथी में हमेशा हम इंडिविजुअलाइज मेडिसिन की बात करते हैं, तो सोरियासिस में उस तरह इंडिविजुअलाइज्ड मेडिसिन हम किस तरह अप्रोच कर सकते हैं अपने केसेस में, और कैसे सिमिलम फाइंड आउट कर सकते हैं, उसकी हम बात करेंगे। और मैं कुछ केसेस के थ्रू ये बताऊंगी कि हम किस तरह से अपनी मेडिसिन सिलेक्ट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन। सबसे पहले सोरियासिस क्या होता है ये जान लेते हैं। इट इज अ मल्टी सिस्टम डिजीज प्रीडोमिनेंटली अफेक्टिंग द स्किन एंड जॉइंट्स। सो सिर्फ स्किन को ही अफेक्ट नहीं करता सोरियासिस, बट जॉइंट्स को भी अफेक्ट करता है, जो कि एक क्रॉनिक डिजीज है, एक ऑटो इम्यून डिजीज है, जहां पे हमारा खुद का इम्यून सिस्टम गड़बड़ हो जाता है और प्रोड्यूस करता है इन्फ्लेमेटरी स्किन डिजीज, जो कि लगभग वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें 60 मिलियन बच्चे और अडल्ट्स इससे ग्रसित हैं।
It is a hyper proliferative skin disease where the epidermal turnover increased, which is secondary to inflammation in the dermal component. So जहाँ पे स्किन लेयर जो हमारी बनती है, एपिडर्मिस जो हमारी होती है, सुपरफिशियल स्किन लेयर, उसका हाइपर प्रोलिफरेशन होता रहता है। क्या होता है, नई स्किन बनती है, पुरानी झड़ती है, बट वो हमें जब नॉर्मल होती है तो दिखाई नहीं देती। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, वो जो है एक अलग लेवल पर ऐसा जो प्रोसेस है न्यू स्किन जनरेशन का वो होने लगता है। तो हाइपर प्रोलिफरेशन हो जाता है स्किन का, और रेट ऑफ एपिडर्मल टर्नओवर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। एंड साथ साथ इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, तो देयर विल बी स्केलिंग दिखेगी आपको, रेडनेस दिखेगी स्किन पर। नाउ व्हाट आर द ट्रिगरिंग फैक्टर्स? ऑटो इम्यून डिजीज है, कहीं ना कहीं जेनेटिकली अफेक्ट करती है, पार्टली बाय द इम्यून फैक्टर्स, और एनवायरमेंट से भी कहीं ना कहीं ये जो एक्साइटिंग फैक्टर जो होता है वो एनवायरमेंटल एक्सपोजर्स भी हो सकते हैं। इट डज नॉट मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन द एब्सेंस ऑफ एनी एनवायरमेंटल ट्रिगर्स। कहीं ना कहीं ट्रिगर्स जरूर आपको सोरियासिस के केसेस में मिलेगा। वो ट्रिगर्स या रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? वो स्ट्रेस हो सकता है, वो इन्फेक्शन हो सकता है, पर्टिकुलरली स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हो सकता है, वो अल्कोहल कंजप्शन हो सकता है, स्मोकिंग हो सकती है, ड्रग एक्सपोजर हो सकता है सच एज लिथियम या एंटी मलेरियल ड्रग्स लेने के बाद, या एनएसएआईडीज लेने के बाद पेशेंट को ये जो सोरियासिस की प्रॉब्लम है वो स्टार्ट हो सकती है। दैट कैन बी अ फ्लेयर अप। एंड इन सम केसेस कहीं ना कहीं सनलाइट एक्सपोजर से भी पेशेंट को ये सोरियासिस की प्रॉब्लम जो है वो फ्लेयर अप हो सकती है। ओबेसिटी और वेट गेन भी कहीं ना कहीं रिस्क फैक्टर की तरह सोरियासिस के केसेस में काम करते हैं। फ्लेयर अप ऑफ सोरियासिस कैन ऑल्सो बी ट्रिगर्ड बाय ट्रॉमा। कभी कोई चोट लग गई और वहां पर भी हो सकता है जेनेटिकली, अगर किसी को है, चलता आ रहा है फैमिली में, तो हो सकता है ट्रॉमा के बाद भी वो कहीं ना कहीं एक्साइटिंग फैक्टर की तरह काम करे और ट्रॉमा के बाद आपको वहां पे सोरियाटिक इरप्शंस देखने को मिले। सोरियासिस मोस्ट ऑफ द टाइम्स विंटर सीजन में फ्लेयर अप होता है। ये इन्फेक्शन आपको विंटर सीजन्स में ज्यादा देखने को मिलते हैं। इन्फेक्शंस में मिलेंगे, ड्रग्स में मिलेंगे, और इम्यूनिटी जिन लोगों की कम रहती है, कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यून सिस्टम होता है, उन लोगों में भी आपको सोरियासिस देखने के लिए मिल सकता है। तो दीज आर द ट्रिगर्स एंड रिस्क फैक्टर्स ऑफ सोरियासिस। देन कितने तरीके का सोरियासिस होता है? सबसे जो कॉमन है और जो सबसे इजीली आप देखकर रिकॉग्नाइज कर सकते हैं वो है प्लेक सोरियासिस, या जिसको हम सोरियासिस वल्गैरिस भी बोलते हैं। दिस इज द मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट इजीली रिकॉग्नाइज्ड। कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? आपको जो इरप्शंस है वो वेल डिमार्केटेड दिखेंगे, साल्मन पिंक प्लेक्स दिखेंगे कवर्ड विथ सिल्वरी और ग्रेइश स्केल्स। एनाटॉमिकल सिमेट्री प्लेक्स की मिलेगी आपको, विच इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंटेशन ऑफ दिस प्लेक सोरियासिस। कॉमनली आपको ये मिलेंगे एक्सटेंसर सर्फेसिस पे ऑफ नीज, एल्बोस, लंबोसेक्रल रीजन में आपको मिलेंगे, स्कैल्प पर देखने के लिए मिल सकता है। दे रेयरली इंक्रोच बियॉन्ड द हेयर लाइन। सो हेयर लाइन के स्कैल्प में दिखेगा, हेयर लाइन से नीचे आपको बेसिकली बहुत ही रेयर कंडीशंस में आपको हेयर लाइन से बाहर दिखेगा। एंड ऑल्दो एनी स्किन सरफेस कैन बी इन्वॉल्व, हो कहीं भी सकता है, बट मोस्ट कॉमनली जो होता है स्कैल्प के अंदर अंदर रहता है, हेयर्स के अंदर, हेयर लाइन के बीच में रहता है। देन नेक्स्ट इज सीबोसोरियासिस। ये सिबोरिक डर्मेटाइटिस या डेंड्रफ की तरह दिखेगा, और कॉमनली कहाँ पे मिलेगा? स्कैल्प पे मिलेगा, जहां पे भी हेयर्स प्रेजेंट है। आईब्रोज में मिलेगा, नेसोलेबियल फोल्ड्स में मिलेगा, पोस्ट ऑरिकुलर कान के पीछे मिलेगा, या प्रीस्टर्नल एरियाज में आपको ज्यादातर देखने को मिलता है। दैट इज सीबो सोरियासिस।
अदर फॉर्म्स आर पस्ट्यूलर सोरियासिस, जो कि बहुत ही अनकॉमन है, एंड जहां पे आपको पस्ट्यूलर ऑलरेडी सजेस्ट की पस्ट्यूल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, स्टेराइल पस्ट्यूल्स होंगे विद एरिथमा। देन जनरलाइज्ड पस्ट्यूलर सोरियासिस मिल सकता है, विच इज मोर कॉमन इन वुमेन, and it is a auto-inflammatory disease which is associated with periodic flares and sterile pustules हो गए उसमें with fever आपको देखने के लिए मिलेगा, and it can be life threatening. नेक्स्ट इज पाल्मोप्लेंटर पस्टुलोसिस, जो कि मिडिल एज में ज्यादा कॉमन है और जो फीमेल स्मोकर्स होती हैं उसमें ज्यादा देखने के लिए मिलता है। प्रेजेंटेशन वुड बी लाइक स्टेराइल येलो पस्ट्यूल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, रिजॉल्विंग ओवर सेवरल वीक्स टू रेड और ब्राउन मेक्यूल्स बन जाएंगे, पस्ट्यूल्स की तरह आएंगे, देन 2-3 वीक्स में या कुछ हफ्तों में वो रेड ब्राउन मेक्यूल्स की तरह प्रेजेंटेशन होगी। मोस्ट कॉमन साइट्स आर पाम्स और सोल्स पे आपको देखने के लिए मिल सकता है। नेक्स्ट इज एक्रोडर्मेटाइटिस कॉन्टिन्यूआ, विच इज वेरी रेयर, एंड यहाँ पे भी आपको पस्ट्यूल्स की फॉर्म्स में मिलते हैं विथ शेडिंग ऑफ द नेल प्लेट। Approximately 40% of the affected individuals have concomitant chronic plaque psoriasis. तो plaque psoriasis के साथ साथ आपको नेल प्लेट जो है वो शेड मिल सकती है, पस्ट्यूल्स मिल सकते हैं उसके साथ में, एंड कॉमनली ये डिस्टल पोर्शंस ऑफ द फिंगर्स पे आपको मिलते हैं। समटाइम्स इट विल बी इट कैन अपीयर ऑन द टोज। Then erythrodermic psoriasis, which is also a life-threatening condition affecting approximately 2 to 3% of adults. Erythema मिलेगा, confluent erythema मिलेगा, and with exfoliation of fine scales associated with pruritus and pain. More than 75% of the total body surface area involved due to hypothermia, high output cardiac failure, and electrolyte imbalance. देन गटेड सोरियासिस मिल सकता है, 2% ही of all the cases, it constitutes 2% of the psoriasis cases. इसमें आपको न्यूमरस स्मॉल ड्रॉप और डॉट लाइक स्केली पैप्यूल्स मिलेंगे, विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ सेंट्रीपिटल पैटर्न। मोस्टली खुद से रिजॉल्व हो जाते हैं कुछ हफ्तों कुछ महीने में, एंड अप्रोक्सीमेटली 40% ऑफ द केसेस जो है वो प्रोग्रेस करते हैं टू द क्रॉनिक प्लेक डिजीज। देन इनवर्स और फ्लेक्सुरल सोरियासिस होता है, जो कि शाइनी रेड विदाउट द कैरेक्टर स्केलिंग नहीं मिलेगी आपको, यहाँ पे शाइनी रेड प्रेजेंटेशन होगी, एंड इट कैन बी मिस्टेकन एज टीनिया इन्फेक्शन। जैसे टीनिया के इरप्शंस होते हैं, प्रेजेंटेशन होती है, वैसा लगेगा, बट इट इज नॉट टीनिया, it is inverse or flexural psoriasis. It mainly affects as the name suggests, flexural, it mainly affects the flexure surfaces and involves the skin folds में मिलेगा, such as axillary region में मिल सकता है, inframammary region में मिल सकता है, inguinal region में मिलेगा, folds में basically आपको देखने के लिए मिलेगा, intergluteal areas में मिलेगा। तो it can be mistaken as tinea infection or candidiasis. Then nail psoriasis. Nail psoriasis is it presents in approx 50% of the people with plaque psoriasis, and presentations can be varied from small pits on single to all 20 nail plates. And then the nail plate separation from the nail bed, termed as oncolysis, oil spots on nail bed, or dystrophy of the nail plates. The presence of nail disease, particularly oncolysis, is associated with a double risk of psoriatic आर्थराइटिस। सो बेसिकली जिनको ओंकोलाइसिस होता है उसमें ज्यादा रिस्क होता है सोरियाटिक आर्थराइटिस डेवलप होने का, एंड विद longer ड्यूरेशन, डिजीज ड्यूरेशन देन इन द पेशेंट विद psoriasis without nail disease. Diagnosis. Basically, there is no test or anything to diagnose psoriasis. The diagnosis is usually by clinical examination based on the history,
द मॉर्फोलॉजी ऑफ द इरप्शंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्किन लेशंस। जो भी हमने वेरियस फॉर्म्स देखी हैं कि कहाँ होती है, कैसी प्रेजेंटेशंस होती है, वो ही क्लिनिकली एग्जामिन करके हम सोरियासिस को डायग्नोस कर सकते हैं। एंड लेबोरेटरी जो एग्जामिनेशन होता है बेसिकली वो दूसरी डिजीजेस से डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम जरूर करा सकते हैं। जैसे कि अगर हमें टीनिया इन्फेक्शन को डायग्नोस करना है कि ये टीनिया तो नहीं है, जैसे कि अभी हमने पीछे बात की जो हम ये इनवर्स और फ्लेक्सुरल सोरियासिस की बात कर रहे थे कि ये टीनिया इन्फेक्शन की तरह लगता है, तो वहां पे जब हम उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाते तो वी कैन गो फॉर दिस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH माउंटिंग टेस्ट हम उसके लिए कर सकते हैं, जिसमें वी विल एग्जामिन द स्केल्स टू लुक फॉर हाइफल एलिमेंट्स so that we can rule out the tinea infection. हम serological testing भी कर सकते हैं to rule out syphilis and skin biopsy कर सकते हैं to rule out other inflammatory skin diseases जैसे कि eczema, pityriasis, rubra, drug reactions या cutaneous T cell lymphoma. So हम इस तरह के टेस्ट जो है वो डिफरेंशिएट करने के लिए एडवाइस कर सकते हैं, बट बेसिकली क्लिनिकल एग्जामिनेशन and the history of the patient, morphology, distribution of the skin lesions is enough to diagnose the psoriasis cases. देन देर आर सम साइंस, ऑस्पिट्स साइन, जहां पे कि हम जब स्केल्स जो हैं, जो एडरेंट स्केल जो होते हैं सोरियाटिक इरप्शंस में, जब हम वो रिमूव करते हैं इट कैन लीड टू स्मॉल ब्लीडिंग पॉइंट, तो वो देखने के लिए मिलता है, दैट विल डायग्नोस दैट इट इज सोरियासिस। देन द नेक्स्ट इज कॉबनर्स फिनोमिना वेयर the lesion can occur at the sites of the trauma or pressure on the skin, such as under a tight waistband in very active form of the disease. तो इससे भी इन दोनों साइन से, कॉर्नर्स फिनोमिना से भी आप सोरियासिस जो इरप्शंस होते हैं, लेजन्स होते हैं, उनको डायग्नोस कर सकते हैं। देन द ट्रीटमेंट, सोरियासिस बेसिकली आपकी स्किन और आपके जॉइंट्स को इन्वॉल्व करता है। इसके साथ साथ आपको आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है दैट आल्सो इट विल बी अफेक्टेड बाय सोरियासिस। साइकोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट होती है, मेटाबॉलिक इन्वॉल्वमेंट होती है, आर्थराइटिक इन्वॉल्वमेंट होती है एंड कार्डियोवेस्कुलर कोमोर्बिडिटीज भी देखने के लिए मिलती है। सो WHO रिकग्नाइज्ड इट एज अ chronic, non-communicable, painful. It is non-communicable, first of all. It is a chronic disease. It is a autoimmune disease. It is painful. It has pruritus. It has disfiguring scaling, and it is a disabling disease for which WHO recognized it as incurable. There is no cure. And in terms of treatment, the identification of risk factors for general and lifestyle management, it requires a holistic and proactive approach. एंड जहां हम होलिस्टिक ट्रीटमेंट की बात करते हैं वहां पर होम्योपैथिक व्यू ऑटोमेटिकली आ जाता है। जस्ट तो होम्योपैथिक, सो बेसिकली स्किन, होम्योपैथिक व्यू की हम जहां बात करते हैं तो बेसिकली स्किन डिजीजेस इज व्हाट, स्किन डिजीजेस आर द आउटवर्ड एक्सप्रेशन ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड। इट सर्व्स एज अ मिरर which reflects the condition of internal organs, internal vital organs, and it is a reflection, it reflects the dyscrasia or disharmony of the internal vital organs or the diseased vital force. Skin diseases are not simple skin problems, but they are the result of an underlying internal disorder. Skin diseases are like other diseases. They are dynamic diseases that appear on the surface of the body, but the cause is always inside. The cause is within the body. So no disease can be local. स्किन डिजीजेस सिर्फ आपको बाहरी सरफेस पर दिख रही है, बट द कॉज इज ऑलवेज इनसाइड। द कॉज इज द डिजीज्ड
spiritual force, diseased vital force. So skin disease जो बाहर दिख रही हैं, they are the outward expression of the diseased vital force, which is to be treated like any other uh, dynamic disease. Now the homeopathic treatment, the patient with skin disease is to be treated as a whole, not only for the skin lesions, parts, organs, or systems. Skin diseases be like any other disease in homeopathy, it's to be treated like a whole. In homeopathy, we do not consider the name of the disease. चाहे वो सोरियासिस हो, चाहे वो एक्जिमा हो, चाहे अर्टिकेरिया हो, हम नाम से मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करते. वी नीड साइंस एंड सिम्टम्स टू प्रिस्क्राइब. डेफिनेटली जो हमें डिजीज डायग्नोसिस की नॉलेज होनी चाहिए, बट फॉर व्हाट? Just to differentiate what is common and what is uncommon. Right? So constitutional treatment or the anti-miasmatic treatment is the only way for the radical cure. So disease कोई भी हो, जो कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट है होम्योपैथी में और एंटी मियास्मेटिक ट्रीटमेंट जो है, दैट कैन ओनली क्योर द डिजीज फ्रॉम विच द पेशेंट is suffering. And any attempt to alter this expression artificially, like ointments लगा लिया, स्टेरॉयडल ट्रीटमेंट ले लिया, तो कोई भी इस तरह का जो आर्टिफिशियल अटेम्प्ट हम करते हैं, दैट कैन ओनली सप्रेस द स्किन इरप्शंस एंड इट इज नेसेसरीली एन एक्ट ऑफ डिसऑनेस्टी. कहीं ना कहीं डिजीज क्या हो रही है? सप्रेस हो रही है. वी आर नॉट क्योरिंग इट with these ointments or these superficial applications. Then the case taking. Basically, homeopathic case taking is required to differentiate our patient of same condition with some exclusive features. Case taking, the aim of case taking is to diagnose pathologically what is the disease that the patient is suffering from, right? To know the common symptoms of the patient, to make the diagnosis. And the other aim of case taking is to make therapeutic diagnosis. Therapeutic diagnosis means we have to check what are the uncommon symptoms that are existing in a case, because these uncommon peculiar characteristic symptoms can lead you to find out the similar. And Dr. Henneman has already written that no real cure can take place without a strict particular treatment of each case of the disease. So this individualization, this particular treatment means not the specific treatment to a disease, to the disease name, to the diagnosed case. No, the particular treatment is for a specific patient, for a particular patient. That means for an individual patient. So we have to find out the peculiar characteristic symptoms to individualize one patient from another who were suffering from same diseases by some exclusive features. In aphorism 153, Dr. Henneman already wrote that in search for a homeopathic specific remedy, the more striking, singular, uncommon, and peculiar characteristic sign and symptoms of the case of disease are chiefly and most solely to be kept in view. So, हर एक केस में ये जो आपके मोर स्ट्राइकिंग, सिंगुलर, अनकॉमन, पिक्यूलियर सिम्टम्स हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं अगर वो केस क्योरेबल है. अगर वो इनक्योरेबल केस है तो दैट विल बी अ वन साइडेड डिजीज, जो कि इनक्योरेबल की कैटेगरी में आ जाते हैं. बट इफ अ केस इज क्योरेबल, सो आपको उस केस में सिंगुलर, अनकॉमन, पिक्यूलियर, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स जरूर मिलेंगे, एंड दैट रिक्वायर द स्किल टू फाइंड आउट दोज symptoms.
They are hidden in the minute peculiarities of your patient, which we have to find out, which we have to ask. That is why we do itni lambi chauड़ी case taking in every case. And the more general the undefined symptoms, they demand but least attention. General common symptoms भी जरूरी हैं, but to diagnose a case, not to prescribe remedy. They demand least attention. What or when of that way an indefinite character, as present in almost every disease and every drug. So common symptoms तो हर एक डिजीज में है, हर एक ड्रग में है. तो हमें किस पर काम करना है? व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट? द अनकॉमन पिक्यूलियर सिम्टम कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ऑफ अ केस इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस टू प्रिस्क्राइब अ रेमेडी. Now, the selection of the simillimum is totally dependent on the totality of the symptoms. एंड टोटलिटी कैसे बनाएंगे? इट इज नॉट अ मैकेनिकल प्रोसेस कि आपने 4 सिम्टम्स पूछे, 5 सिम्टम्स पूछे और जस्ट उनको उनके बेसिस पर मेडिसिन दे दी. टोटलिटी इज it should be qualitative as well as quantitative. It is a group of symptoms which reflects your patient as a whole. जिसके बेसिस पर, जिस ग्रुप ऑफ सिम्टम्स के बेसिस पर आप एक पोर्ट्रेट बनाओगे डिजीज का, दैट रिफ्लेक्ट्स योर पेशेंट एज अ होल, एंड जिसके बेसिस पर आप, इट शुड बी अ लॉजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ द सिम्टम्स, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, जिसके बेसिस पर वी विल प्रिस्क्राइब रेमेडी जो कि जो सिमिलिमम बनाने के लिए जरूरी है. Now, in aphorism 7 of Organon of Medicine, Dr. Henneman wrote that as in a disease from which no manifest, exciting, or maintaining cause, that is causa occasionalis, has to be removed, we can perceive nothing but the morbid symptoms. सो बिफोर जैसे ही केस आपके पास आता है, ऐसा नहीं है कि हम केस टेकिंग में सिर्फ सिम्टम्स पर ही ध्यान देंगे. वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट आर द एक्साइटिंग एंड मेंटेनिंग कॉज दैट आर लर्किंग इन द केस, जिसकी वजह से पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है, या जिसकी वजह से वो जो डिजीज है, जो उसकी प्रॉब्लम है, वो बनी हुई है. वी हैव टू गिव एडवाइस टू आवर पेशेंट रिगार्डिंग द सेम. सो सबसे पहले हमारा काम है कि हमें वो एक्साइटिंग और मेंटेनिंग कॉजेस को ढूंढना है और उनको रिमूव करना है. उनको रिमूव करने के बाद जो सिम्टम्स बचते हैं, उसके बाद भी अगर कोई सिम्टम्स बचते हैं, उन दोज आर द मॉर्बिड सिम्टम्स, जिनको जो डिमांड करते हैं मेडिसिन. So those symptoms we have to work upon, by which the disease demands and points to the remedy suited to relieve it. And moreover, the totality of these symptoms of this outwardly reflected picture of the internal essence of the disease, that is the affection of the vital force. वो जो group of symptoms after removing exciting and maintaining cause जो बचेंगे, that forms the true chronic disease. उन sign symptoms, they are the principle, they are the sole means whereby the disease can make known, जो कि आपकी डिजीज को प्रेजेंट कर रहे हैं. एंड those are the symptoms which require remedy. Those are the symptoms which determine which remedy is to be given, determine the choice of the most appropriate remedy. And thus, in a word, the totality of symptoms must be the principle. So those symptoms after removing exciting and maintaining cause forms the totality of the symptoms, which is a principle for to determine the choice of most appropriate remedy. Totality of symptoms कहाँ कहाँ मिल सकते हैं आपको? What is required in a skin case? आपको पेशेंट की जो मोर्फोलॉजी है इरप्शंस की, वो भी देखनी होगी. व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द स्किन इरप्शंस, वो भी देखनी होगी, बिकॉज इट विल डिटरमाइन द रेमेडी. इट विल टेल यू व्हाट रेमेडी द पेशेंट रिक्वायर्ड. लाइक फॉर एग्जाम्पल, लोकेशन, अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा एंड आपने सिर्फ लोकेशन पे इरप्शंस के ध्यान दे दिया, एंड लोकेशन लाइक सिमेट्रिकल प्रेजेंटेशन है,
सिमेट्रिकल इरप्शंस हैं, यू कैन थिंक ऑफ आर्निका। देन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पर ध्यान दे सकते हैं। देन मेंटल एंड इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने हैं, राइट। तो ये जो टोटल प्रेजेंटेशन है जिसमें हम लोकेशन, मोर्फोलॉजी, एग्रीवेशन, एग्रीवेटिंग फैक्टर, एमिलोरेटिंग फैक्टर्स, उसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, हाउस हिज और हर एपेटाइट, थर्स्ट, स्टूल, यूरिन, हाउस perspiration, sleep. So we have to consider everything even in skin diseases. Skin diseases के केसेस में ऐसा नहीं कि हमारा केस टेकिंग करने का तरीका कुछ अलग हो जाएगा. It is the same. We have to consider his or her mental and emotional characteristics too to prescribe in a case. अगर हम होम्योपैथिक लिटरेचर की बात करें तो द कॉमनली यूज रिपर्टरी of homeopathic materia medica by Dr. J.T. Kent mentions psoriasis as eruption in eruption psoriasis in the chapter of skin with 52 drugs. And in synthesis, there are 65 or more drugs in this rubric. So यही हमें सजेस्ट करता है कि कोई सिंगल या 2 या 4 मेडिसिन वहां नहीं है. देर आर 52 ड्रग्स जिसको हमें एक पेशेंट में डिफ्रेंशिएट करना है. हमें एक पेशेंट के लिए तो एक ही रेमेडी चाहिए. सो वी हैव टू डिफ्रेंशिएट एवरी केस इन स्किन डिजीज, इन सोरियासिस टू. हमें वो अनकॉमन पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ढूंढने हैं हर पेशेंट में टू प्रिस्क्राइब द रेमेडी. एक्सटर्नल एप्लीकेशन की बात करें तो इट मे सीम एज इफ क्योर प्रोसेस of a local disease could be accelerated with correctly chosen homeopathic remedy, internally as well as externally selected on the basis of totality of the symptoms. It might possible produce a more rapid improvement. ऐसा हमें लगता है कि अगर हम उसको एक्सटर्नली एप्लीकेशन के लिए दे देंगे तो हमारा केस जल्दी ठीक हो जाएगा. It will produce a more rapid improvement. But ऐसा जनरली नहीं होता. डॉक्टर हेनीमैन कहते हैं 194 aphorism, it is neither beneficial in acute diseases of rapid growth nor in those of long standing to use a remedy externally as a local application to the disease, even if the remedy were specific and curative in that form. So इवन इफ आपने बहुत ही स्पेसिफिक सिमिलिमम चूज किया है, पेशेंट की वही रेमेडी है, इन दैट केस ऑल्सो यू शुड अवॉइड गिविंग दैट रेमेडी एक्सटर्नली टू द पेशेंट. क्यों? बिकॉज इट इज एंटायरली ऑब्जेक्शनेबल ट्रीटमेंट. इट विल cause premature disappearance of local symptoms. So आप externally आपकी medicine specifically सिमिलिमम है but आपने externally application के लिए दे दिया तो there will be premature disappearance of local symptoms. तो प्रीमेच्योर जब सिम्टम्स आपके लोकली सुपरफिशियली जब डिसअपियर होने लगेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि क्योर हो चुका है या अब फर्दर आपको ट्रीटमेंट कंटिन्यू करने की जरूरत है या नहीं. सो वी शुड अवॉइड इट और हमें इंटरनली ही पेशेंट को मेडिसिन खिलानी चाहिए ताकि जो इंटरनली हम मेडिसिन खिला रहे हैं उससे इंटरनल जो इफेक्ट आ रहा है उससे सुपरफिशियल डिजीज जैसे जैसे खत्म होती रहेगी तो यू विल गेट टू नो कि हाँ ये क्योर की या रिकवरी की मोड में जा रहा है. और अगर बाय चांस मेडिसिन आपकी सही नहीं है तो देयर कैन बी अ रेट्रोग्रेड चेंज. द डायरेक्शन ऑफ क्योर विल बी इन द internal direction. So disease क्या होगी in that form? It will be suppressed by your treatment too, by the homeopathic treatment too, and it will take a more graver form. So difficult assessment, it will be a difficult assessment of disease being totally exterminated. आपको नहीं पता चलेगा अगर मेडिसिन सही भी है कि वो डिजीज टोटली एक्सटर्मिनेट हो गई है या नहीं है. सो प्लीज अवॉइड दैट एक्सटर्नल ट्रीटमेंट.
जहां पर बहुत ही ज्यादा अगर प्रॉब्लम है, तो वहां पर भी डॉक्टर हैनीमैन ने ही खुद कहा है कि मेडिसिन शुड नॉट बी डिफरेंट। अगर आप एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए दे भी रहे हैं, जो भी लोग देते भी हैं, तो प्लीज गिव इन दैट फॉर्म जो आप उनको इंटरनली दे रहे हैं। जो इंटरनली आप मेडिसिन लेने के लिए दे रहे हैं, खाने के लिए दे रहे हैं, वही मेडिसिन आप बाहर एक्सटर्नली एप्लीकेशन के लिए दे सकते हैं। बट अगर ओवरऑल बात करें तो वी शुड अवॉइड सच प्रोसेस। देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस जहां पे पेशेंट थ्रू माउथ नहीं ले सकता है, तो वहां पर आप एक्सटर्नल ट्रीटमेंट देख सकते हैं, या फिर, और उसमें भी सबसे ज्यादा इफिकेशियस है ऑल्फेक्शन और इनहेलेशन। इनहेलेशन और ऑल्फेक्शन के थ्रू यू कैन गिव मेडिसिन टू दोज पेशेंट हु are not able to take medicine by mouth. Now, there are few cases which I want to discuss. This is my first case of psoriasis. It is a case of scalp psoriasis, and the patient was aged 40 years, consulted me for his psoriasis, which he was suffering from 13 to 14 years. He had itching, bleeding after scratching. There was sticky watery discharge from eruptions, which aggravate in rainy and winter weather. At first, there were pustular eruptions over occiput, then scaling and itching appeared. Also, complaining of hyperacidity, burning sensation in abdomen. In the past history, he had dog bite at the age of 11 years, and in the family history, he revealed that his father had tuberculosis, his grandmother and uncle also had scalp itching and psoriasis, respectively. In the physical generals, his thirst was decreased, though the dryness of mouth was there. He has desire for spicy food. He showed sensitivity towards cold weather, cold air, and thermal reaction was chilly. Sleep was also disturbed due to work. Unrefreshing sleep was there, and tongue was found to be coated white. In the mental generals, the patient was very calm, very much loving and caring to his family. And on the work front, he is very hardworking, stressful, only related to his work. He also had great fear of water. Fear of dog was also there to some extent. So the totality is skin eruption psoriasis, itching, scratching aggravates, desire for pungent things, white coated tongue, dryness of mouth, great fear of water, and the patient was industrious. On the basis of these symptoms, repertorization was done, and the highest scoring remedy was phosphorus. Phosphorus 200 single dose was given, followed by Rubramid 30 for 15 days. He had amelioration in his condition, and the medicine was continued for 2 to 3 months. And after that, because he had very much hyperacidity and he's very sensitive to cold air, the patient was chilly, and the patient was also very calm, lethargic, lazy kind of patient. So I also gave calcarea carb 200 after phosphorus to him, and this is the before and after pictures. He's now fine, and he don't have any recurrence of psoriatic eruptions. Now, the second case, this is a male patient of aged 52 years, came to the OPD in March 2021 with the complaint of severely dry, cracked skin of hands and soles, as you can see in the picture. Since 1 year, he was using allopathic ointment without taking any consultation of any allopath.
He is taking self meditation was there, and he was taking soframycin on and off without any relief. There was itching, and the patient has tendency to pick skin constantly, and you can see the condition of the skin in the picture. In the physical journal, the patient had strong desire for sweets and aversion to tea. The tongue was found to be coated white, and thermally the patient was hot, and snoring was also present. In the mental journals, the patient was very irritable. He was very lazy, very much talkative, and the patient had an aversion to being watched. जब वो मेरे पास आए थे फर्स्ट टाइम, एंड जो पिक्चर आप देख रहे हैं, तो उस टाइम पे उनके पैरों पे ये कंडीशन तो थी, बट जब भी वो मेरे पास आए, फॉलोअप्स में भी आए, तो उनके पैर हमेशा गंदे ही रहते थे, मिट्टी लगी होती थी, बहुत ही गंदे लगते। तो मैं उनको पूछती थी कि आप ये वॉश क्यों नहीं करते, तो इज लाइक फिर गंदे हो जाएंगे। तो ही हैज दैट अवर्जन टू बीइंग वॉश्ड। वो कभी मतलब पैर धोकर मैंने उनके कभी ऐसे देखा ही नहीं कि वो कभी मेरे पास आए और उनके पैर थोड़े साफ हो। तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ, किसी भी फॉलोअप में भी नहीं हुआ। एंड द पर्टिकुलर वॉज ड्राई क्रैक्ड डर्टी फिल्दी स्किन ऑन palms and suits. So on the basis of that, I made this totality. Psoriasis, cracked, scaly skin on palms, fingers, and soles, dirty, filthy looking skin, aversion to being washed, itching with pricking, desire for sweets, and soframycin लगाते रहते थे, तो itching suppressed with use of ointments. So this was the totality. And as usual, sulfur is coming out in this case, and patient का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, उनका जो मेंटल्स थे, वो सब सल्फर से बहुत कोरिलेट कर रहा था। आई प्रिस्क्राइब सल्फर 3 times a day, and sulfur was selected as it secured highest marks on repertorization. And the remedy has elective affinity for skin, as you all know. Boric Materia Medica mentioned it as dirty, filthy people prone to skin infections with an aversion to being washed. So बोरिक में साफ साफ ऐसा लिखा ही हुआ है, and it covered not only the physical symptoms like the characteristic desire for sweets, but the thermals of the patient, that the patient was hot in thermals, but also the irritability, the indolence behavior of the patient. So, as a whole, sulfur was covering everything, and after 1 month of treatment, you can see the change. So, this is the before picture of his hands, soles, palms, and soles, and this is the after picture with sulfur. We don't need any other remedy in the line. Now, this is the third case. A 7-year-old boy came with her mother for homeopathic consultation in October 2024, and he presented with psoriasis with a lot of scaling and itching, which इतनी ज्यादा, जब फर्स्ट टाइम ये बच्चा मेरे पास आया, तो इतनी ज्यादा स्केलिंग थी, वो जिस पेशेंट स्टूल पर बैठा तो वो पूरा कवर हो गया उसकी स्केल्स से, इतनी ज्यादा स्केलिंग थी। And there was much itching, a lot of itching, which aggravate at night and after bathing, and which ameliorates by cold air. वो हमेशा बोलता था पंखा चला दो, मतलब ठंड भी है तो उसको पंखा चाहिए, एसी चाहिए, तो उसको बेटर फील होता था कोल्ड एयर से। And he was on allopathic treatment since April 2024. अप्रैल 2024 से एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रहा था, लेकिन उसको कोई एज सच रिलीफ नहीं था। तो अक्टूबर 2024 में उसकी मदर इनको मेरे पास लेकर आई, एंड दिस वाज द कंडीशन एट द फर्स्ट विजिट। Associated complaints were there was a dribbling of saliva during sleep, and there were pain in multiple joints. As we know, we have already discussed कि psoriasis एक multi systematic disease है, तो यहाँ पे हमें जॉइंट पेन्स भी मिले,
ब्रिटल नेल्स भी मिले which were affected by these psoriatic lesions. Physical generals में the patient was extremely hungry and he cannot tolerate his hunger. And there was frequent urging for urine in drops. He has to strain for urine. There was no pain, but the urine was offensive. And there was extreme thirst. 4-5 लीटर पानी, 7 साल का बच्चा 4-5 लीटर पानी आराम से पी जाता था विद ड्राइनेस ऑफ माउथ. हर थोड़ी देर में उसको पानी चाहिए. And there was desire for sweets, for indigestible things like pica, rubber, paper. And the patient was thermally hot. Perspiration was increased over scalp, and stool was 4 to 5 times he has to go to for stool, and he has to rush to the closet in the morning every time after eating. तो जैसे ही कुछ खाता था तो इसको वॉशरूम जाना होता था, मॉर्निंग में भी भागना होता था, तो 4-5 बारी आराम से पूरे दिन में वॉशरूम चला जाता. In the mental generals, the patient was irritable on slightest trifles. गुस्से में चीजें फेंकना. देयर वॉज फियर ऑफ इंजेक्शंस, फियर ऑफ डार्क वॉज देयर. उसकी मदर ने बताया ही टॉक्स इन स्लीप, बोलता है. देन ही इज फॉरगेटफुल. एकेडमिकली बहुत वीक था पेशेंट, एंड वीक मेमोरी वॉज देयर, एंड ही ऑल्सो हैड अवर्जन टू बेदिंग. उसको भी नहाना बिल्कुल पसंद नहीं था. On the basis of these symptoms, I made this totality. Psoriasis over whole body, appetite extreme, cannot tolerate hunger, urine frequent urging in drops and offensive urine, thirst extreme, dryness of mouth was there, desire for sweets, indigestible things like pica, rubber, paper. Thermals were hot patient, perspiration increased more over scalp. Stool 4 to 5 times in a day, has to rush to closet in morning and every time after eating. The patient was irritable on slightest trifles, anger, aggravate on contradiction, toxin sleep, forgetful, weak memory, aversion to bathing. On the basis of these symptoms, we repertorized the case, and the remedy were sulfur, lycopsepia, calcarea. And because sulfur was is having the highest rank remedy, so I gave sulfur 30, only one dose, followed by Saclec 30, 3 times a day for 15 days. And in the follow-up with sulfur 1 dose, there was no relief in anything. In fact, the itching and scaling increased. So in this case, I do not go further with sulfur 200 or anything. I re-evaluate the case, and in re-evaluation, we found some more symptoms. Like there was blocked nose, which aggravate at night. And I made an observation that there is fan-like motion of his ala nasi. So I observed this. Can you please let me know some remedies for fan-like motion of ala nasi? Any other remedy than lyco? Okay, and in that, and there are 4 remedies in this symptom, fan-like motion of ala nasi. Anybody else? We got lyco and timtat. 2 remedies are left. जब तक और रिस्पॉन्स आते हैं, we will read some other symptoms. No. Carbo-veg, no.
So the other symptoms are the patient was very headstrong. बहुत ज्यादा जिद्दी था, कोई बात नहीं, जैसे अपनी बात मनवानी है वो ही मनवानी है. नो चेरिडोनियम, नो. And he has very much anger, and it, the anger was aggravated by contradiction. उसकी बात नहीं मानो तो और गुस्सा करना, चीजें फेंकना. बहुत जिद्दी बच्चा, बट वेरी शाय एंड टिमिड. मेरे सामने वो बहुत ही शांत, ऐसे शर्मीला सा बच्चा है जो कभी कुछ उल्टा नहीं बोलता. बट डोमिनेशन वॉज देयर टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स. अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानता, उनसे अपनी बातें मनवाता है. बट बाहर के लोगों में, मेरे सामने, ही इज वेरी शाय, वेरी टिमिड चाइल्ड. एनी मोर रिस्पॉन्स? एनी अदर रेमेडीज? लाइको एंड एंडियम टार्ड इज करेक्ट. एनी अदर रेमेडीज? So with these symptoms, blocked nose, aggravation night, fan-like motion of Ellen eye, headstrong child, shy and timid, dominating towards his parents, towards his loved ones, anger, aggravate by contradiction. So we again go to the previous repertorization chart. So after sulfur, there is lycopodium, जिसमें वो पिछले सारे सिम्टम्स कवर हो रहे थे. एंड लाइकोपोडियम इज वन ऑफ द रेमेडी फॉर फैन लाइक मोशन ऑफ एलएनएसआई. इट इज अ वंडरफुल रेमेडी फॉर ब्लॉक्ड नोज एट नाइट. The patient, lycopodium patient, is very shy and timid in front of others and dominating towards his loved ones, his parents. So all the symptoms were covered by this remedy, that is lyco. So in the next follow-up, I prescribed lycopodium 200, one dose to him, followed by Saclec 30 twice a day for another 20 days. And in the follow-up, itching relieved a little and scaling increased. Scaling और ज्यादा बढ़ गई, itching में थोड़ा सा रिलीफ आया. बट उसका जो मोशन था, जो 4 to 5 times वो जा रहा था पेशेंट, that reduced to 2 to 3 times in a day. और जो यूरिन की कंप्लेंट थी वो भी उसकी थोड़ी बेटर थी. सो उसके बाद आई प्रिस्क्राइब्ड, मुझे थोड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला, तो आई प्रिस्क्राइब लाइकोपोडियम 1 ml, one dose to him, followed by Saclec 30 BD for another 1 month. राइट? क्योंकि लाइकोपोडियम में हाई पोटेंसी पर क्यों गई? बिकॉज लाइकोपोडियम के जो सिम्टम्स थे वो उसके मेंटल सिम्टम्स से बहुत ज्यादा कोरिलेट कर रहे थे. तो जहां पे भी मेंटल से ज्यादा मैच कर रही होती है रेमेडी, वी शुड गो फॉर हायर पोटेंसी, वी शुड गिव हायर पोटेंसी. So I gave lycopodium 1 ml to him, followed by Seclec 30 BD for another 1 month. And you can see the results. This is his skin before lycopodium and after lycopodium. एंड अक्टूबर 2024 का केस है ये. एंड वो विंटर्स उसकी बहुत अच्छी गई. उसको दोबारा से वो इरप्शन विंटर्स, एक्सट्रीम विंटर्स में भी, जनवरी फरवरी में भी नहीं आए. एंड टिल डेट, नाउ दिस इज 2026, टिल डेट ही इज फाइन. उसको दोबारा से ये सोरियाटिक लेजन्स नहीं आए हैं अभी तक. And the other two remedies for fan-like motion of LNSI, other than Lyco and Entimtar, it is phosphorus and calibrom. So these are the 4 remedies, right? Now this is another case. A female patient consulted me for excessive scaling over scalp for 2 years. This is the condition of the scalp of the patient. The associated symptoms were the eruptions over face with itching, aggravated after bathing. There was much hyperacidity with much flatulence, and which got aggravated by spicy and fried food. In the family history, there was her grandmother who had asthma.
In the physical generals, she had strong desire for tea, for salty food, and thermally the patient was hot. Perspiration was increased on underarms and abdomen. Tongue was found to be coated white. In the mental generals, the patient was irritable, weeps when alone. Consolation aggravates. She had fear of dog. On repertorization, these are the remedies which we got after repertorization. In calcarea, the patient was not looking like calcarea. The patient was hot rather than chilly. She's not that lethargic or lazy kind of indolent kind of patient. So I didn't choose calcarea. Sulfur, she had aversion to bathing. She is hot patient, but she didn't desire for sweets. She had a desire for spicy and salty food more. And belladonna, I didn't choose. I chose natramute for her because she is a hot patient. Her mentals were more correlated to natramute. She had desire for spicy, salty food. She weeps when alone. She's very irritable. She had aversion to consolation. So, on the basis of these symptoms, overall, I chose Natramute. I gave her Natramute 33 times in a day, and she was better with that remedy, Natramute 30. I don't have her after picture, but maybe in my next session or I will show it to you. So this is from my side for today. Thank you, everyone, for your patience listening. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. It was really a very wonderful session. Uh, हेलो। हाँ जी। जी थैंक यू मैम। ये थैंक यू बहुत ही सो मच। अच्छा, बहुत अच्छा सेशन था। बहुत अच्छे से केस को समझा के आपने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। आईएफपीएच की पूरी टीम की तरफ से मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हमारे थैंक पास यू। दो मिनट का समय है। कोई अपनी अगर बात रखना चाहते हैं तो कृपया अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं या कुछ ऐड कर सकते हैं इसमें। जब तक कि कोई और क्वेश्चन नहीं आ रहा है, एक मेरा ही डाउट है जी। कि सोरियासिस के केस में मोस्टली सिम्टम्स रीअकर होते हैं, जैसे कि कभी स्ट्रेस ज़्यादा आया या फिर किसी भी अगर थोड़े समय बाद, साल 2 साल बाद, 3 साल बाद, तो सिम्टम्स फिर से रीअकर होने लगते हैं। तो इसके लिए कुछ ऐसा आपने कभी आपने एक्सपीरियंस किया है? इसके लिए आपने क्या स्ट्रेटजी फॉलो की, अगर आप बताना चाहें? बेसिकली रिकरेंस, हाँ, बहुत सारे केसेस में हो जाती है। और हमें पेशेंट को पहले ही बता के रखना पड़ता है कि सोरियासिस, मैंने जब रिस्क फैक्टर्स की बात की थी, तो सोरियासिस बेसिकली विंटर्स में एग्रोवेट होता है। ट्रिगरिंग फैक्टर विंटर है ही है। तो हमें वो पेशेंट को पहले ही बता कर रखना पड़ता है कि विंटर्स में हो सकता है कि ये रिकर हो। तो जैसे ही विंटर अप्रोच करे या आपको एक लेजन भी दिखता है, जस्ट रीच आउट टू अस। बिकॉज पेशेंट हमारे पास जितनी जल्दी आएगा तो उतनी जल्दी हम उसको ट्रीट कर पाएंगे। वो फिर से उतना ही बढ़ जाए, और मतलब हर जो फॉलो अप रहता है सोरियासिस के केसेस में, वो विंटर टू विंटर रहता है। जैसे गायनोकोलॉजिकल केसेस होता है तो हम पेशेंट को बोलते हैं ना कि मंथली रहेगा फॉलो अप। तो उसी तरह सोरियासिस का केस है तो हम बोलते ही हैं कि अगर वो बिल्कुल समझ में बिल्कुल ठीक हो गया है, तो हमें उसको पहले से बता के रखना होगा कि जैसे ही विंटर अप्रोच करेंगी, जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, और आप ध्यान दीजिए अगर कोई भी लेजन आता है तो आप हमें मिलिए जल्दी से जल्दी, ताकि हम कोई भी एक्यूट मेडिसिन या उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट दोबारा से देकर या रीइवैल्यूएट करके केस को उनको वहीं साथ के साथ हम ट्रीटमेंट दे पाए। तो दिस इज द ओनली अप्रोच आई यूज टू फॉलो, कि पेशेंट को पहले ही अवेयर कर दो कि ऐसा हो सकता है तो आपको जल्दी से जल्दी मिले। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। अ, हमारा हिंदी सेशन का समय भी समाप्त हो रहा है। आपके ओके।
बहुत ही अच्छे ढंग से आपने इस सारे सोरियासिस के बेसिक से केस केस को भी डिटेल से समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद। आईएफपीएच की पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। और आपका इस सेशन के लिए आप नेक्स्ट सेशन में भी समय निकालिए और हमारे साथ जुड़िए। आपको इसके लिए हमारा अनुरोध है। बहुत श्योर श्योर, आई विल बी देयर। थैंक बहुत यू बहुत सो धन्यवाद। मच। थैंक इसी के यू। साथ हमारे हिंदी सेशन का समय समाप्त होता है। मैं ये सेशन इंग्लिश सेशन को हैंड ओवर करती हूँ। श्योर। Thank you. Thank you, Dr. Suti Saria and Dr. Shahda Singh. थैंक यू सर। Over to Ms. Arya to moderate the Malayalam, to the English session.